Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, our today's topic is arrival of Dutch in India. यानी भारत में डचों के आगमन पर हम बात करेंगे। ये डच कौन थे भाई? तो डच जो है यूरोप में एक देश है, नीदरलैंड, यहां पर अभी मैं बताऊंगा। उसी के निवासियों के लिए या भाषा के लिए, वहां की भाषा के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो डच जो थे वो दूसरे यूरोपियन थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो यहां से मैंने बताया था कि सवाल जो है वो आता है कि किस क्रम में यूरोपियन देश भारत आए। तो समुद्री मार्ग से आने वाले यूरोपियन देशों में सबसे पहले पोर्टुगीज भारत आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए यानी इंग्लिश आए, और तब लास्ट में फ्रेंच आए। तो ये यूरोपियन देशों के भारत आने का क्रम है। पोर्टुगीज 1498 में आए, डच 1595-96 में आए, इंग्लिश जो है या ब्रिटिशर्स जो है 1600 में आए, और फ्रेंच जो है 1664 में आए। इन्होंने भारत और पूर्वी देशों से व्यापार के लिए इन देशों ने सर्वप्रथम जिन कंपनियों का गठन किया उनके गठन का क्रम भी आ जाता है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1498 में, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। तो इनसे सवाल आ जाता है कि यूरोपीय देश किस क्रम में भारत आए और भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जिन कंपनियों का गठन किया उन कंपनियों के गठन का क्रम क्या है। तो भारत आने के क्रम पे और कंपनियों के गठन के क्रम पे सवाल बनता है। यहां बस ध्यान ये रखना है कि डच जो हैं वो दूसरे यूरोपियन हैं जो भारत आते हैं समुद्री मार्ग से। ठीक है, पोर्टुगीज पहले थे, पिछला वीडियो हमने पुर्तगालियों के आगमन पे किया था। ठीक है, डच जो है दूसरे हैं, लेकिन इनकी कंपनी का गठन होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, यानी ब्रिटिशर्स के बाद होता है। ब्रिटिशर्स आते हैं डचों के बाद, इंग्लिश जो है वो डचों के बाद आते हैं, लेकिन इनकी कंपनी का गठन डचों के पहले हो जाता है 1600 में। तो भारत आने का क्रम और कंपनियों के गठन के क्रम से सवाल बनता है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं डचों को। ठीक है, आज हम समझ रहे हैं डचों को। ठीक है, डचों के आगमन पे बात करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि डचों के पहले पोर्टुगीज भारत आए थे समुद्री मार्ग से, और उन्होंने पूरे हिंद महासागर और भारत के व्यापार पर कंट्रोल कर लिया था। और फिर डचों को, पुर्तगालियों को 95-96 साल तक, कहते हैं करीब 100 सालों तक इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था भारत में। और करीब 95-96 साल के बाद ये डच आते हैं और आकर यहाँ पर पुर्तगालियों को वो चुनौती देंगे। तो सबसे पहले हम पिछले वाले चैप्टर से ही रिवाइज करते हुए चलते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि यूरोपियन देशों को समुद्र के रास्ते भारत आना पड़ा और भारत या अन्य पूर्वी देशों की खोज करनी पड़ी। हाँ, समुद्री मार्गों की तलाश करनी पड़ी। तो देखिए इसका रीजन मैं बता देता हूं, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए मध्यकाल में दो मार्गों से व्यापार होता था, जो यूरोप का व्यापार है और यूरोप का भारत से जो व्यापारिक संबंध था, वो व्यापारिक संबंध दो मार्गों से स्थापित होता था। और व्यापार का कारण क्या था? भारतीय मसालों का यूरोप में काफी डिमांड था। हाँ, क्यों इसकी मांग थी भारतीय मसालों की? क्योंकि यूरोप एक ठंडा देश है। हाँ, जलवायु वहाँ की ठंडी है और यहाँ पर मांस का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। हाँ, यहाँ का रीजन यहाँ जो ठंड ज़्यादा पड़ती है तो मांस का सेवन किया जाता है। और उस समय रेफ्रिजरेटर जैसा कोई सिस्टम नहीं था, तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए भारतीय मसालों का इस्तेमाल होता था। और इसलिए यूरोप में उसी को मांस पे लगाकर भारतीय मसालों को, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गया, इन मसालों का इस्तेमाल करके जो यूरोपियंस हैं मांस का प्रिजर्वेशन करते थे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो दो मार्गों से ये व्यापार होता था मध्यकाल में। एक ये स्थल मार्ग था, भारत से पहले लोग तुर्की पहुंचते थे। देखिए उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो ये पूरा भारत समझ लीजिए। ठीक है, आप अगर क्रम देखें तो भारत, आज का क्रम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की। यानी अगर आप इस स्थल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुर्की पहुंचना ही पहुंचना है यूरोप पहुंचने के लिए। ठीक है, तो तुर्की से लोग क्या करेंगे? पहले तुर्की पहुंचेंगे इस स्थल मार्ग से, और फिर यहीं से आप देखेंगे कि सामान लेकर तुर्की पहुंचा जाएगा, और फिर यहीं से तुर्की पहुंचकर लोग यूरोप में इन करेंगे व्यापारी, और फिर पूरा सामान यूरोप में सप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ तुर्की पहुंचने के लिए भी समझिए एक बड़ी बात यहाँ
आपको समझना जरूरी है। देखिए यहां पर है कुस्तुनतुनिया, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये कुस्तुनतुनिया जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस समय। दो रोमन साम्राज्य थे, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी हुआ करती थी रोम, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी हुआ करती थी ये कुस्तुनतुनिया। इसी को उस समय यूरोपियन कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, जबकि अरबियन जो है ये कहते थे कुस्तुनतुनिया। ठीक है, आज का इसका नाम है इस्तांबुल, आधुनिक नाम। आज ये तुर्की के कंट्रोल में है, उस समय यूरोप के कंट्रोल में था। बाद में तुर्की फिर इसको कंट्रोल में ले लेगा अपने, ठीक है, नियंत्रण में ले लेगा। कैसे? देखिए ये बैजेंतिया साम्राज्य की जो राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, तो देखिए आपको मैंने बताया कि जब इस मार्ग का प्रयोग होगा तो तुर्की पहुंचना अनिवार्य है यूरोप में पहुंचने के लिए। अब इसी फिगर को मैं यहां ले लूं तो ये मान लीजिए कि तुर्की है और ये यूरोप है, यहां पर कुस्तुनतुनिया है, इधर ब्लैक सागर है, ब्लैक सी है, हाँ काला सागर, इधर मरमरा सी, मरमरा सागर, इसके बीच में एक जल संधि है जिसे बास्पोरस की जल संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तुर्की से, यहां से तुर्की से निकलेंगे और इस बास्पोरस की जल संधि को पार करेंगे और पार करते ही फिर कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे और फिर यूरोप में इन कर जाएंगे। ये बीच में बास्पोरस की संधि है। कई बार ऐसा सवाल आता है कि तुर्की से उस समय या आज भी तुर्की के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल, उस समय का नाम, आज का नाम इस्तांबुल है, इस्तांबुल में या कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रवेश करने के लिए किस जल संधि को पार करना होता है? तो यह है बास्पोरस की जल संधि, ध्यान रखिएगा। तो बास्पोरस की जल संधि को जैसे ही पार करेंगे आप यूरोप में इन कर जाएंगे। तो होता क्या है कि जब इस स्थल मार्ग का प्रयोग हो रहा था और तुर्की जाना अनिवार्य ही था यहां पर यूरोप में प्रवेश करने के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक समय यहां पर छोटा सा उस्मानिया साम्राज्य था, ऑटोमन तुर्क्स। धीरे धीरे ये साम्राज्य बड़ा होने लगता है और एक दिन ये बैजेंतिया साम्राज्य को चुनौती दे देता है। यानी उसको, ये कुस्तुनतुनिया क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी थी, अंग्रेजी में बाइजेंटाइन एम्पायर, और चुनौती देने की सीमा यहां तक पहुंच जाती है कि एक दिन ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानिया साम्राज्य बैजेंतिया साम्राज्य को हरा देता है और इस कुस्तुनतुनिया पे यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य पे इसका अधिकार हो जाता है। जैसे ही कुस्तुनतुनिया पे ये अधिकार होता है, यहाँ पे हेवी टैक्सेस लगाना ये लोग शुरू कर देंगे और व्यापार को इतना कठिन कर देंगे कि व्यापारी इस मार्ग से व्यापार करना छोड़ देंगे। तो एक मार्ग तो ये था कि जब भारत से स्थल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा यूरोप से व्यापार के लिए, तो तुर्की जाना था और तुर्की के बाद ही यूरोप में प्रवेश करना था, लेकिन ये मार्ग बंद हो जाता है। दूसरा मार्ग क्या था? अभी मैंने बताया कि दूसरा मार्ग ये पानी वाला मार्ग था, अरबियन पेनिसुला वाला। यह स्थल मार्ग, ये पानी वाला मार्ग, यहां से व्यापारी सामान उठाएंगे भारत से और या तो ये अरब सागर में जाएंगे या फिर रेड सी में सामान को ले जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ दूरी तक ये चलेंगे अरबियन पेनिसुला पर यानी जमीन पर। फिर ये जो लाल वाला हिस्सा है ये भूमध्य सागर का हिस्सा है, यहां पर ये सामान को उतारेंगे भूमध्य सागर में, और सामान को उतारने के बाद ये यूरोप के जो पूर्वी तट प्रदेश हैं, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, ग्रीस है, इन पूर्वी तट के देशों को पे सामान उतारेंगे और फिर यहीं से पूरा सामान जो है ये पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही दो मार्ग थे जिससे यूरोप का और भारत का व्यापार चलता था। लेकिन मैंने बताया कि 1453 में यह घटना होती है जब यहां का उस्मानिया साम्राज्य या ऑटोमन तुर्क्स इस कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं, तो ये मार्ग बंद हो जाता है। दूसरे मार्ग की जहां तक बात करें, दो ही मार्ग थे। जब एक मार्ग बंद हो जाता है तो ये मार्ग जो था जिसपे अरबों का नियंत्रण था, इस मार्ग पे अरबों का नियंत्रण था, तो इनकी भी मोनोपोली हो जाएगी। ये भी मनमानी करने लगेंगे व्यापारियों के साथ, हेवी टैक्सेस और बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। व्यापार में इतनी मुश्किलें आएंगी कि व्यापारियों को इन दोनों मार्गों को छोड़ना पड़ेगा। और जब ये दोनों मार्ग बंद हो गए, हाँ, तब यूरोपियन देशों को समुद्री मार्ग की तलाश करनी पड़ी भारत और अन्य पूर्वी देशों में पहुंचने के लिए। और इसी क्रम में सबसे पहले ये स्पेन है और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये पुर्तगाल है। ठीक है, ये देश सबसे आगे है, मैंने बताया था। ये दोनों देश जो हैं ये सबसे आगे हैं मार्गों की तलाश के लिए में
भारत पहुंचने के लिए जो मार्गों की तलाश करनी थी, उसमें सबसे आगे यही जो देश थे, यही दो देश थे, ठीक है, स्पेन और ये पुर्तगाल। तो सबसे पहले स्पेन से आपको कोलंबस निकलता है और भारत की तलाश में निकलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि इधर यह अटलांटिक सागर होगा, अटलांटिक महासागर बीच में, और इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो कोलंबस निकलेगा, रास्ता भटक जाएगा और ये पहुंच जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से ये अमेरिका की खोज कर देगा कोलंबस, ठीक है। ये यूरोप का मैप मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, डचों को समझाऊंगा। वैसे इधर ये यूरोप है, वैसे इधर आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ेगा, बीच में आपको अटलांटिक महासागर पड़ेगा, ठीक है। तो कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज कर देगा और उसके बाद पुर्तगाली जो हैं ये भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए मार्गों की तलाश करेंगे और उसमें सबसे पहले बार्थोलोमो डियास को भेजा जाएगा। बार्थोलोमो डियास जो है केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वास्को डी गामा उसके बाद प्रथम पुर्तगाली के रूप में कालीकट पहुंचेगा और यहीं से क्या होगा कि एक व्यापारिक संबंध बनेगा समुद्री मार्ग से यूरोप और भारत में। तो पुर्तगाली जो थे वो पहले थे, हाँ, और पुर्तगाली जो है वो उनका साम्राज्य जो है काफी लंबे समय तक चलता है। लेकिन पुर्तगालियों के बाद ये डच आते हैं यहां पर, जो नीदरलैंड के निवासी हैं, और डचों का सामना इस क्षेत्र में पुर्तगालियों से होता है और फिर पुर्तगाली जो है पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ता है। तो यही आज का वीडियो है। यहां पर हम देखते हैं कि आखिर ये डच कौन थे। तो मैंने अभी अभी बताया कि ये डच जो हैं ये नीदरलैंड के निवासी हैं। अब नीदरलैंड देखिए यही यूरोप है, इस यूरोप को मैंने यहां लिया है। ये वाला पार्ट पुर्तगाल है, ये स्पेन है, यहां फ्रांस है, ये आप देखिए ये जो है ब्रिटेन है, ठीक है, यहीं पे ब्रिटेन होगा। ये जो है ये ब्रिटेन है फ्रांस के। तो यहां पर देखिए ऐसा है कि अगर आप ये अफ्रीका के पास है, यहां पर देखिए अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल, स्पेन। तो इस पुर्तगाल को मैंने यहां लिया हुआ है। ये पुर्तगाल जो है देखिए, जब आप पुर्तगाल से चलेंगे यहां से इस तरह से देखेंगे तो आप बिस्के की खाड़ी है, ये बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी को पार करते हुए जब आप इंग्लिश चैनल को पार करेंगे तो उत्तरी सागर में पहुंचेंगे। उत्तरी सागर में आपको यहां पर दो देश मिलेंगे। उत्तर में मिलेगा नीदरलैंड और उसके नीदरलैंड के दक्षिण में मिलेगा यहां पर बेल्जियम। तो हम इसी रेड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि नीदरलैंड है और यहीं के निवासी डच कहे जाते हैं, ठीक है। नीदरलैंड पहले, आज आधुनिक नाम नीदरलैंड है, पहले इसका नाम हॉलैंड था। तो नीदरलैंड के निवासियों के लिए भी और इसकी भाषा के लिए भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है डच। तो ये डच जो हैं ये दूसरे यूरोपीय हैं जो कि समुद्री मार्ग से भारत आए थे। पहले पुर्तगाली थे, सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। तो यही बेल्जियम है। और देखिए यहां पर क्या था कि यहां पर बेल्जियम की राजधानी जो है, ध्यान रखना होगा कि एम्स्टर्डम है, ठीक है, राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है। और यहां पर एक सी पोर्ट है, यहीं पर एक सी पोर्ट है, सी पोर्ट, यही है रोटरडैम। रोटरडैम यहां पर मैंने लिख दिया है, ये रोटरडैम है, देखिए यही रोटरडैम जो है यहां पर है, रोटरडैम। और यहीं से देखिए व्यस्ततम बंदरगाह था उस समय, और आज भी कहते हैं काफी व्यस्त रहता है ये, हाँ, व्यस्ततम बंदरगाह है। और यहीं से पूरे यूरोप में इसी बंदरगाह से सप्लाई होता था व्यापारिक सामानों का, ठीक है। तो ये जो बंदरगाह है सी पोर्ट रोटरडैम नीदरलैंड में, ये तो व्यस्ततम है और यहां से पूरे यूरोप में सप्लाई होता था व्यापारिक सामानों का। और इस काम को और आसान बनाती थी, यहां से एक नदी बहती है, राइन नदी। देखिए ये नदी जर्मनी की तरफ से आती है, ये राइन नदी ये जर्मनी की तरफ से आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि नीदरलैंड और बेल्जियम के पूर्व में ये जर्मनी है, ये जर्मनी की तरफ से आती है राइन नदी। तो राइन नदी में पानी के जहाजों का, हाँ, जलयानों का आवागमन रहता है, ठीक है, और उस समय भी रहता था। तो बेसिकली जो रोटरडैम सी पोर्ट है यानी बंदरगाह है, वो उत्तरी सागर, ये अटलांटिक महासागर है ना, इधर अटलांटिक महासागर है, देखिए यूरोप है, तो अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर के तट पर राइन नदी के किनारे है ये रोटरडैम। और चूंकि जलयानों का आवागमन रहता है, पानी के जहाजों का आवागमन रहता है, तो सप्लाई करना
इस बंदरगाह से सामान का और आसान हो जाता है, पूरे यूरोप में सप्लाई आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो परिस्थितियां उस समय ऐसी ही थी। अब जो नीदरलैंड वाले हैं, आखिर इनके व्यापार की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, नीदरलैंड तो स्पेन के कंट्रोल में था, आप जानते हैं। हाँ, नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए कि 1581 के पहले तक, ठीक है, ये इस नीदरलैंड पे स्पेन का कब्जा था। ठीक है, यानी 1581 तक तो व्यापार करने का इनका कोई मतलब ही नहीं था। इनको आजादी मिलती है स्पेन से 1581 एडी में, ध्यान लिख रखिएगा, नीदरलैंड को आजादी मिलती है 1581 एडी में। और जब आजादी मिलती है तो इनके पास इतनी पूंजी नहीं थी, इतना कैपिटल नहीं था, पैसा नहीं था कि ये पुर्तगालियों की तरह इस समुद्री मार्ग से भारत और पूर्वी देशों में आए। पुर्तगालियों की तरह इस समुद्री मार्ग से भारत और पूर्वी देशों में आए और व्यापार कर सके। उस समय ये क्या करते थे कि आप जानते हैं कि पुर्तगाली ही व्यापार करते थे भारत से, ये पुर्तगाली ही भारत से व्यापार करते थे। ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। ठीक है, तो करते क्या थे ये? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। ठीक है, लिस्बन, तो इस ये राजधानी थी लिस्बन। देखिए, यही राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो ये लिस्बन से सामान उठाते थे उस समय। ठीक है, क्योंकि पूंजी नहीं थी, इस लिस्बन से सामान उठाएंगे और लिस्बन से सामान उठाकर, आप यहां पर लिख लीजिए लिस्बन, बेटर है और समझ में आएगा। यही लिस्बन है, यहां पर ये लिस्बन। देखिए, ये जो है लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है आज भी, तो यही लिस्बन है। तो ये क्या करते थे कि इस लिस्बन से सामान उठाएंगे और इस लिस्बन से सामान उठाकर और इसी तरह से ये इंग्लिश चैनल होते हुए ये ले जाएंगे कहां पे? नीदरलैंड, अपने देश में ले आएंगे। यहां से लिस्बन से सामान उठाएंगे, फिर ये इंग्लिश चैनल होते हुए यहां से पहुंच जाएंगे और फिर इसी रोटरडैम बंदरगाह की सहायता से और ये राइन नदी में जो जलयानों का आवागमन रहता था, उसकी सहायता से ये पूरे यूरोप में सामान की सप्लाई करते थे। आजादी के बाद की बात कह रहा हूं मैं। ये 1595-96 में आएंगे कहां पे? भारत और पूर्वी देशों में, ध्यान रखिएगा। तो शुरुआती दौर में इनका बिजनेस इसी तरह से चल रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि आजादी के बाद इन्होंने लिस्बन से सामान उठाना शुरू किया, जैसे मसाले हो गए जो कि पुर्तगाली ले जाते थे भारत से। ठीक है, और इन मसालों को ये इसी रोटरडैम पोर्ट के थ्रू पूरे यूरोप में इनका सप्लाई किया करते थे। देखिए, लिस्बन से उठाते थे, फिर नीदरलैंड ले जाते थे और इन मसालों को ये यूरोप में सप्लाई कर देते थे। जैसे मैंने ये बताया किस रूट से जाते थे भाई, इंग्लिश चैनल पार करेंगे और नीदरलैंड पहुंच जाएंगे ये, और उसके बाद पूरे यूरोप में सप्लाई होगी। अब इस व्यापार से धीरे धीरे उन्होंने पूंजी बनाना शुरू किया, धन कमाना शुरू किया। और देखिए, इनका एक पूरा स्ट्रेटेजी था। ये जानते थे कि भारत से अगर व्यापार करना है तो यहां उन्हें पुर्तगालियों से चुनौती थी, और वो जानते थे कि पुर्तगाली जो है उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी बदौलत उन्होंने पूरे हिंद महासागर पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये जानते थे कि भाई बिना तैयारी के अगर वो यहाँ पे उतरते हैं भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार में, तो पुर्तगाली इनको टिकने नहीं देंगे यहाँ पर। इसलिए इन्होंने पहले पूंजी बनाई, और जब जो पूंजी बनाई इन्होंने, तो पूंजी बनाने के बाद इन्होंने पूंजी बनाई, व्यापार से पूंजी बनाई, और इन्होंने नौका, जलयान और अन्य चीजों का, आधुनिक तकनीकों का, यंत्रों का विकास किया, ताकि ये जब भारत और पूर्वी देशों से व्यापार के लिए आए तो इन्हें पुर्तगालियों को चुनौती देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जानते थे कि जब ये पहुंचेंगे इधर तो पुर्तगालियों से इनकी लड़ाई होनी है। क्योंकि 95-96 सालों तक पुर्तगाली 1498 में आते हैं, और इनको आगे 95-96 सालों तक कोई चुनौती देने वाला नहीं था। चुनौती देने वाला पुर्तगालियों को कब मिला? जब डच आएंगे 95-96 में। ठीक है, और देखिए कि 95-96 क्या, अगर आप देखें तो 1602 में डचों की कंपनी बनती है, इसके बाद ही इधर ये एक्टिव होंगे।
उसके पहले हाँ, जैसे वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से चलकर कालीकट पहुंचा था एक व्यापारी के रूप में, तो सबसे पहले एक व्यापारी के रूप में अगर हम देखें तो डचों की तरफ से एक मैरिनर्स आता है और उसका नाम था कार्नेलिस डी हस्तमान, उसको हाउटमैन भी कहते हैं, और वो 95-96 में आया था, लेकिन एक कंपनी के तौर पे वो लोग नहीं आए थे जो। तो अगर आप देखेंगे तो चुनौती ये देंगे 1602 से ये चुनौती देना शुरू करेंगे पुर्तगालियों का, जब एक कंपनी बनेगी। तो सबसे पहले कार्नेलियस डी हस्तमान आएगा, ठीक है, समुद्री रास्ते से 95-96 में, और ये भारत भी आएगा, इंडोनेशिया भी जाएगा, ठीक है। तो एक वो व्यक्ति के तौर पर, मैरिनर के तौर पर, जैसे वास्को डी गामा आया था, तो पहला व्यक्ति जो था, अभी मैं लिख दूंगा, जब क्रम लिखूंगा तो वहां पे लिख दूंगा कि सबसे पहले 95-96 में कार्नेलियस डी हस्तमान या हाउटमैन आया था, और वो इंडोनेशिया और भारत में भी और इंडोनेशिया भी वो गया था। इंडोनेशिया को मसाला आइलैंड कहते हैं, मसाला द्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं? जब 1602 में इनकी एक कंपनी बनती है, और 1602 में जो कंपनी बनेगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम होगा वेरिंग ओस्ट इंडीज। देखिए 1602 में इनकी कंपनी बनती है, ये क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले गठन होता है किस कंपनी का? पोर्टुगीज कंपनी का, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन डच आते पहले हैं ब्रिटिशर से, तो ध्यान रखिएगा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग ओस्ट इंडीज का गठन किया जाता है, और इसको आप कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इसी कंपनी का नाम है, आप कहें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का नाम वेरिंग ओस्ट इंडीज, और इसी को आप कहेंगे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। तो ये 1602 में इसका गठन कर दिया जाता है भारत और पूर्वी देशों से व्यापार के लिए। और देखिए ये एक शेयर होल्डिंग कंपनी थी, शेयर धारक कंपनी थी, और ये एक तरह से देखिए कि जो भी यूरोपियन कंपनीज आई हैं भारत में, उसमें प्रथम कंपनी जो कि शेयर होल्डिंग कंपनी थी, और 200 वर्षों तक ये कंपनी 200 वर्षों तक सभी यूरोपियन कंपनियों के मुकाबले अधिकतम प्रॉफिट देती रही, अधिकतम मुनाफा देती रही। यहां मैं लिख देता हूं, सभी यूरोपियन कंपनियों के मुकाबले, सभी यूरोपीय के मुकाबले ये मैक्सिमम प्रॉफिट देती रही। हाँ, अगले 200 वर्षों तक ये बनी रही सभी यूरोपियन कंपनियों के मुकाबले अधिकतम प्रॉफिट देने वाली कंपनी, ठीक है। और ये उस समय 18% देती थी प्रॉफिट। और देखिए शेयर धारक कंपनी का मतलब क्या है? कई लोगों के संयुक्त उद्यम से ये कंपनी बनाई गई थी, यानी छोटे छोटे व्यापारी जो अपना अपना व्यापार करते होंगे, उन लोगों ने मिलाकर एक कंपनी बना दी, हाँ, एक यूनिट कर दिया, तो ये शेयर धारक कंपनी हो गई। और सबसे बड़ी खासियत इस कंपनी में थी कि इसने आम जनता को भी शेयर दिया था, और 200 वर्षों तक सभी यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले ये अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली कंपनी बनी रही, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 65 लाख गिल्डर, उस समय गिल्डर क्या है? गिल्डर करेंसी थी, ठीक है ना। तो ये 65 लाख गिल्डर के साथ इस कंपनी का गठन किया गया था, पूंजी इतनी थी जब गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कंपनी के बारे में, किस कंपनी के बारे में? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसे आप कह सकते हैं वेरिंग ओस्ट इंडीज या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1602 में गठित होती है एक शेयर होल्डिंग कंपनी के तौर पर, शेयर धारक कंपनी के तौर पर, जो कि आप कह सकते हैं कि संयुक्त उद्यम से बनाई गई कंपनी थी। कई इसमें शेयर धारक थे, और इसने आम जनता को भी शेयर दिया था, ठीक है। और कहा जाता है कि 200 वर्षों तक सभी यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले ये अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी बनी रही। ये 18% यानी हाँ
18% ये मुनाफा देती थी। और कहा जाता है कि जब ये कंपनी घाटे में भी चल रही थी उस समय भी इसका प्रॉफिट, इसी हिसाब से इसका प्रॉफिट देना जारी रहा। तो ये आप कह सकते हैं कि 200 वर्षों तक सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली यूरोपियन कंपनी ये थी। अब देखिए इनका जो शुरू होगा काम 1602 में ये कंपनी गठित होती है और 1602 में इनको 21 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया जाता है। और ना कि व्यापारिक अधिकार दिया जाता है, देखिए व्यापार ट्रेड का अधिकार दिया गया, इनको सैन्य अधिकार भी दिया जाता है और संधि करने का भी यानी ट्रीटी का भी अधिकार दिया जाता है। यानी आप देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है, इस अनुमति दी जाती है कि जाइए आप और पूर्व के देशों के साथ व्यापार तो कीजिए और आपको अधिकार है। हाँ, नीदरलैंड की सरकार इस कंपनी को यह अधिकार देती है कि आप सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, पूर्व में आप संधियां भी कर सकते हैं और व्यापार करने तो आपको जाना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही यह मन बनाया हुआ था कि इस हिंद महासागर में पुर्तगाली ऑलरेडी बड़ी मजबूती के साथ यहां व्यापार कर रहे हैं और जब ये यहां पर आएंगे डच तो उनको पुर्तगालियों के साथ व्यापार करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ सकती है। ये संभावना तो थी, क्योंकि पुर्तगाली क्यों चाहेंगे कि कोई और इतने मुनाफे वाले व्यापार में कोई और साझेदार बने। तो ऑब्वियस है ये ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डचों की जो कंपनी बनी 1602 में, उसको 21 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया गया और साथ साथ सैन्य कार्रवाई करने और संधि करने का भी इसे अधिकार मिला। यानी सीधा सा मतलब है कि आप लड़ाइयां भी कर सकते हैं और संधियां भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, 1602 में ये डच आएंगे, ठीक है, ये नीदरलैंड वाले ये डच आएंगे, यहां पे डच होंगे और आकर ये सीधे भिड़ेंगे, ये सीधे भारत नहीं आएंगे, ये सीधे आएंगे 1602 में इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में ये इंडोनेशिया है मसाला द्वीप जिसे कहते हैं, स्पाइस आइलैंड समझ लीजिए। और यहां आकर सीधे ये भिड़ेंगे पुर्तगालियों से, इस इंडोनेशिया वाले पार्ट में सीधे पुर्तगालियों से भिड़ेंगे और यहां पर पुर्तगालियों से ये वांटम छीन लेंगे सबसे पहले। कब? 1602 में ही, 1602 में आएंगे और पुर्तगालियों से वांटम छीन लेंगे। वांटम कहां पे है भाई? तो वांटम, पुर्तगालियों से वांटम छीना, यहीं पे वांटम है इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद 1605 में, ठीक है, 1605 में इसी इंडोनेशिया में ये अम्बायान को जीतेंगे पुर्तगालियों से। अम्बायान ध्यान रखिएगा 1605 में ही। देखिए 1602 में सबसे पहले ये पहुंचेंगे इंडोनेशिया, आकर भिड़ेंगे पुर्तगालियों से यहां इंडोनेशिया पे। इसे कहते हैं मसाला द्वीप या स्पाइस आइलैंड, ठीक है। तो यहां पे आएंगे 1602 में। 1602 में कंपनी बनेगी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इसी को आप कहेंगे वेरिंगदे ओस्ट इंडीज या इसी को आप कहेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनती है 1602 में और 1602 में ही ये आकर इंडोनेशिया में मसाला द्वीप में पुर्तगालियों से भिड़ जाते हैं और यहां पे इनसे 1602 में ही छीन लेते हैं वांटम। यहां 1602 लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहां पर 1602 एडी में ये वांटम छीन लेंगे। किससे छीनेंगे? पुर्तगालियों से लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद इसी इंडोनेशिया में ये अम्बायान छीनेंगे पुर्तगालियों से, सब पुर्तगालियों से छीनेंगे, क्योंकि उस समय इनके प्रतिद्वंदी ही पुर्तगाली हैं, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आ गए थे, ठीक है, और इन्होंने पूरे हिंद महासागर पे कब्जा किया हुआ था। तो अम्बायान छीनेंगे यहां पर 1605 में इंडोनेशिया में। किससे छीनेंगे? पुर्तगालियों से। और उसके बाद एक और काम 1605 में, 1605 में ही ये भारत आ जाएंगे और भारत में मसूलीपट्टम में ये अपनी प्रथम कोठी बना देंगे। प्रथम व्यापारिक कोठी यहीं पे बना देंगे मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में प्रथम व्यापारिक कोठी ये बनाएंगे, ठीक है। प्रथम व्यापारिक कोठी इनका बन गया 1605 में। कहां पे? मसूलीपट्टम में, जो आंध्रा में है, ठीक है।
तो 1605 में ये दो काम कर लेते हैं। सबसे पहले 1602 में कंपनी का गठन, 1602 में आके इंडोनेशिया में ही भिड़ जाते हैं किससे, पुर्तगालियों से, वांटम छीन लेते हैं और 1605 में अम्बायान छीनते हैं इसी इंडोनेशियन आइलैंड में, किससे, पुर्तगालियों से। और फिर मसूलीपट्टनम, भारत के मसूलीपट्टनम में, यानी कि आंध्रा में, मसूलीपट्टनम का है आंध्र प्रदेश में, तो यहां पे आकर ये 1605 में प्रथम व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित कर देंगे। तो यहां से सवाल बनेगा कि प्रथम व्यापारिक कोठी डचों ने कहां बनाई, तो प्रथम व्यापारिक कोठी डचों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई। और अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो उन्होंने कोचीन में प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। तो इस तरह से कंपनी बनते ही 1602 में वांटम की जीत पुर्तगालियों से इंडोनेशिया में, फिर 1605 में दो काम इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से अम्बायान जीतते हैं और 1605 में ही मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम भारतीय व्यापारिक कोठी ये बना लेते हैं। उसके बाद फिर इंडोनेशिया के जाकर्ता में, देखिए ये जाकर्ता है, हाँ जाकर्ता नहीं जकार्ता, जकार्ता हम कहेंगे, जकार्ता में ही कोई ये 1613 में जीत लेते हैं जकार्ता को। आज इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो ये जीत लेते हैं जकार्ता को 1613 में और यहीं पे एक शहर बसा देते हैं ये, हाँ नगर या शहर बसा देते हैं जिसका नाम ये रखते हैं वेटेविया। तो यहां से सवाल बनता है कि 1613 में जब डचों ने पुर्तगालियों से जकार्ता जीता तो उन्होंने वहां कौन सा शहर बसाया, तो वेटेविया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेटेविया शहर बसाया जकार्ता जीतने के बाद। और ये वो शहर है जहां से पूरे भारतीय व्यापार को ये नियंत्रित करते थे, यहीं से भारतीय व्यापार को ये नियंत्रित करते थे। देखिए आगे हम देखेंगे, देखिए पूरे भारत के व्यापार को ये वेटेविया से यानी जकार्ता से नियंत्रित करेंगे, लेकिन बंगाल का जो व्यापार होगा इस व्यापार को वो सीधे नीदरलैंड से ही नियंत्रित करते थे। यानी यहाँ के जो ऑफिशियल्स होंगे कंपनियों के वो जो होंगे सीधे नीदरलैंड को ही रिपोर्ट करेंगे बंगाल के व्यापार के से रिलेटेड जो भी मैटर होगा। तो यहां तक हमने देख लिया। हाँ, अब तक हमने क्या देखा कि देखिए सबसे पहले 1581 में आजादी मिलती है, किसे, नीदरलैंड को, किससे, इस स्पेन से। उसके बाद ये व्यापार का काम शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में इनके पास पूंजी नहीं है व्यापार करने के लिए, इसलिए ये पुर्तगाल से यानी लिस्बन से ही सामान उठाते हैं भारतीय मसालों को, क्योंकि लिस्बन पुर्तगाली जो थे वो उस समय भारत से व्यापार कर रहे थे भारतीय मसालों का। तो ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से मसाले उठाएंगे और इस इंग्लिश चैनल के थ्रू नीदरलैंड ले जाएंगे और फिर रोटरडैम बंदरगाह के थ्रू, ठीक है, ये पूरे यूरोप में उस सामान का, उन मसालों की सप्लाई करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आजादी के बाद की स्थिति है, 1581 में जब इनको आजादी मिलती है, लिस्बन से सामान उठाएंगे, मसाले उठाएंगे, इन मसालों को नीदरलैंड ले जाएंगे और फिर उसी को यूरोप में ये बेचेंगे। उसके बाद जब इनकी पूंजी कुछ बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगा, तो 1602 में ये कंपनी का गठन कर देंगे। उसके पहले एक डच व्यापारी भारत आ चुका था, ठीक है, मैरिनर कहें, व्यापारी कहें, हाँ, कार्नेलियस डी हस्तमान, जिसे हाउटमैन कहते थे, वो इंडोनेशिया और भारत आ चुका था। तो पहले, सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कार्नेलियस डी हस्तमान 1595-96 में भारत आ चुका था, तो इसीलिए कहा जाता है कि डच 1595-96 में पहली बार भारत आए। लेकिन कंपनी के तौर पर एक व्यापार वो शुरू करते हैं 1602 में, जब वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स का गठन किया जाता है और उन्हें 21 वर्षों की व्यापारिक अनुमति दी जाती है इस कंपनी को पूर्वी देशों और भारत से व्यापार करने के लिए, और इन्हें अधिकार दिया जाता है, व्यापार का तो दिया ही जाता है, सैन्य कार्रवाई का और संधियां करने का अधिकार भी दिया जाता है, ठीक है। ये कंपनी जो है सीधे आती है व्यापार करने के लिए 1602 में, और ये पहले पहुंचती है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में सबसे पहले ये पुर्तगालियों से, इसी इंडोनेशिया में जिसे मसाला द्वीप कहा जाता है, यहां पर पुर्तगालियों से ये जीतती है वांटम का क्षेत्र जीत लिया जाता है इंडोनेशिया में। फिर उसके बाद अम्बायान को जीता जाता है इंडोनेशिया में ही, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में था अम्बायान, तो पुर्तगालियों के कब्जे से वांटम और अम्बायान छीन लिया जाता है 1605 में, और 1605 में ही ये भारत पहुंचते हैं, ठीक है।
पहली बार ये भारत पहुंचेंगे कंपनी के तौर पर, और मसूलीपट्टनम, आंध्रा के मसूलीपट्टनम में 1605 में ये अपना प्रथम व्यापारिक कोठी भारत में बनाएंगे। ठीक है, तो 1605 में दो काम, अम्बायान जीता इंडोनेशिया में और भारत के मसूलीपट्टनम में इन्होंने बना दिया प्रथम व्यापारिक कोठी। और उसके बाद ये जाकर्ता जीत लेते हैं इंडोनेशिया में, जकार्ता जीत लेते हैं, जाकर्ता या जकार्ता 1613 में, और वहां पे एक शहर बसा देते हैं वेटेविया, और यहीं से पूरे भारतीय व्यापार को ये नियंत्रित करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो का एक पार्ट देख लिया है, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम पूरे क्रम को देख लेंगे और जहां जहां इन्होंने फैक्ट्रियां बसाई और कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखेंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन, और अब हम देखेंगे कि जब डच भारत में आते हैं तो उनके भारत आगमन का क्रोनोलॉजी जो हमने शुरू से देखा है उसको एक बार हम देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये बताया कि जिस तरह से पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था एक व्यापारी और मैरिनर के तौर पर, और वो अफ्रीका से होते हुए समुद्री मार्ग से वो कालीकट पहुंचा था, उसी तरह से एक मैरिनर और व्यापारी के तौर पर जो डच है, डच व्यापारी है या मैरिनर है, कार्नेलियस डी हस्तमान, जिसे हाउटमैन के नाम से भी जाना जाता है, वो आता है सबसे पहली बार 1595-96। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको 96 भी मिलेगा, यहां मैंने लिखा हुआ है। और ये भारत भी आता है और इंडोनेशिया भी आता है। सबसे पहले इंडोनेशिया जाएगा, फिर भारत आएगा, यहाँ व्यापारी से मिलेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन अब तक कंपनी का गठन नहीं हुआ है। लेकिन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है, और जिसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इसका गठन किया जाता है और इसे पूर्व में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं 21 वर्षों का। और वहां पर पूर्व में, यानी आप देखें तो हिंद महासागर में एक तरह से इसको अधिकार दिया जाता है कि आप सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, संधियां भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इस कंपनी के साथ होती हैं, और 21 वर्षों की अनुमति इसे दी जाती है इस कंपनी को। किस कंपनी को? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स को। और ये कंपनी शुरुआती दौर में सीधे इंडोनेशिया पहुंचती है। हाँ, और यहां पर ये इंडोनेशिया जब पहुंचते हैं एक कंपनी के तौर पर, तो इंडोनेशिया में ये देखिए, ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, यही इंडोनेशिया है। और यहां पर सबसे पहले ये वांटम एक जगह है, उसको जीत लेते हैं इंडोनेशिया में, ये 1602 में। 1605 में ये इंडोनेशिया में ही अम्बायान, कहीं कहीं अम्बेयोना भी लिखा हुआ मिलेगा, तो अम्बायान जीतते हैं। 1605 में दो काम करते हैं, ये अम्बायान जीतते हैं, और कंपनी के तौर पर ये डच जो है मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं, और मसूलीपट्टनम जो कि आंध्रा में है, वहां पर ये अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है भारत में ये बना देते हैं। ठीक है, तो 1605 में दो काम है इनका, अम्बायान जीतना इंडोनेशिया में, जिसे मसाला आइलैंड, स्पाइस आइलैंड कहा जाता है, मसाला द्वीप, और फिर मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं। दो काम कर लिया 1605 में। फिर 1613 में ये जो जकार्ता है, जो कि आज इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता को जीत लेते हैं। सब पुर्तगालियों से जीतते हैं, चाहे वांटम हो चाहे अम्बायान हो, ये सब पुर्तगालियों से जीत रहे हैं। और जकार्ता जीतने के बाद यहीं पे एक शहर बसा देते हैं वेटेविया नाम का, तो वेटेविया शहर बसाते हैं, और फिर ये भारत के व्यापार को इस वेटेविया से ही नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 1641 में ये मलक्का जीत लेते हैं। मलक्का देखिए, ये मलाया पेनिसुला है, मलाया प्रायद्वीप है इंडोनेशिया में ही, और ये जाकर्ता है। ठीक है, और इसी के बीच में मलक्का जल संधि है, और व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अरब और अफ्रीकन इधर के देशों से, जैसे चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया या जापान हो गया, इधर से जब व्यापार करते थे तो, और आज भी है कि अगर इधर से व्यापार होता है समुद्री रास्ते से, कुछ भी होता है, तो इस जल संधि का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरह से इसे व्यापारिक मंडी के तौर पे मलाया को और मलक्का जल संधि को व्यावसायिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। चाइना, फिलीपींस, जापान, इन सब देशों से व्यापार करने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये 1641 में इस मलक्का पे भी अधिकार कर लेते हैं। 1641 में मलक्का कहां पे है? ये इंडोनेशियन आइलैंड में। ठीक है, उसके बाद 1658 में सीलोन का मतलब श्रीलंका है। 1658 में ये सीलोन, देखिए यहां पे भी मैंने बनाया हुआ है सीलोन, ये
दक्षिण भारत को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहीं पे हम सारा देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनकी कोठी और कहाँ कहाँ कंट्रोल था। तो 1658 में श्रीलंका ये जीत लेते हैं। सब पुर्तगाली, श्रीलंका भी पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, तो सब पुर्तगालियों से जीतेंगे। 1595 कार्लेस डी हस्तमान का आना, हाउटमैन का आना, और ये एक व्यापारी और मैनेजर के तौर पे आता है इंडोनेशिया और भारत। 1602 में कंपनी गठित होती है। वाल्टम की जीत इंडोनेशिया में किससे? पुर्तगालियों से। 1605 में पुर्तगालियों से इंडोनेशिया में ही अम्बायान की जीत या अम्बियोना की जीत, और 1605 में ही दूसरा काम भारत के मसूलीपट्टम में, ये कोरोमंडल कोस्ट है, मसूलीपट्टम में ये पहली फैक्ट्री बना देते हैं। यह भी सवाल आता है कि प्रथम डचों ने अपनी प्रथम कोठी भारत के किस तट पे बनाई? तो ध्यान रखिएगा, ये मालाबार कोस्ट है और ये कोरोमंडल कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट पे बनाई, कभी कभी आ जाता है ये। तो 1605 में दो काम, अम्बायान इंडोनेशिया और मसूलीपट्टम भारत, ठीक है। उसके बाद ये 1613 में जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, आज इंडोनेशिया की राजधानी है, इसको जीतते हैं पुर्तगालियों से ही, सारा पुर्तगालियों से जीतेंगे। वेटेविया शहर बसाएंगे और यहीं से भारत के व्यापार को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। 1641 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र, व्यवसाय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि, मलक्का की जल संधि, मलाया आइलैंड, जकार्ता, इसी के बीच में मलक्का की जल संधि है, इस पे कब्जा करते हैं। और 1658 में सिलोन यानी श्रीलंका को भी ये जीत लेते हैं। ये सारे श्रीलंका भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। तो ये इनका अब तक का क्रोनोलॉजी था। अब देखते हैं कि भारत में इन्होंने क्या क्या किया। तो देखिए, भारत में सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर मसूलीपट्टम जो है, देखिए ये दक्षिणी भाग है भारत का, मसूलीपट्टम। इस मसूलीपट्टम में 1605 में प्रथम डच व्यापारिक कोठी बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई या फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो आपका जवाब होगा मसूलीपट्टम, या अगर स्टेट पूछ दे आज के लिहाज से तो आंध्रा में पड़ेगा मसूलीपट्टम। अगर तट पूछ दे किस तट पे, तो यह है कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद मद्रास को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किया था, फैक्ट्री बनाई थी वहां पर। पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, वहां उसको ये 1610 में वहां पे अपनी कोठी बनाएंगे, व्यापारिक कोठी कंट्रोल में करेंगे, और यहां पे से ये वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। देखिए, समय याद रखना जरूरी नहीं है, समय कौन सा, जैसे 1605 ये याद रखना जरूरी है। 1605 में मसूलीपट्टम में प्रथम व्यापारिक कोठी बनाते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। फिर आपको ये याद रखना जरूरी है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना कब हुई? तो 1602 में। ये सब कुछ महत्वपूर्ण डेट है, उसको याद रखें, सारे डेट्स को याद रखना जरूरी नहीं है। तो 1610 में पुलिकट तमिलनाडु में जो पड़ता है, वहां इन्होंने कंट्रोल कर लिया, व्यापारिक कोठी बनाई, वहां से ये वस्त्र का व्यापार करते थे। यहाँ उन्होंने एक बारूद का कारखाना बनाया, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक टकसाल बनाया। टकसाल क्या होता है? जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, और यहाँ से ये गोल्ड कॉइन, स्वर्ण मुद्राएं इशू करते थे, और इन स्वर्ण मुद्राओं को पगोड़ा कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डच थे, ये पूरा पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डच जो है, पहली चीज कि बारूद का कारखाना उन्होंने कहां पे लगाया? तो पुलिकट में। बारूद का कारखाना उन्होंने कहां पे लगाया? तो पुलिकट में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स का टकसाल कहां लगाया था? तो पुलिकट में या तमिलनाडु में, आज का तमिलनाडु। इन गोल्ड कॉइन्स को कहा क्या जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पगोड़ा कहा जाता था। और यही पुलिकट में ही इन्होंने गोल्डरिया किला भी बनाया। तो ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। मसूलीपट्टम में प्रथम डच व्यापारिक कोठी, ये अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं 1605 में, और पुलिकट में ये वस्त्र, पुलिकट से ये वस्त्र का भी व्यापार करते हैं। यहाँ पे बारूद का कारखाना भी लगाते हैं, टकसाल भी बनाते हैं सिक्कों की ढलाई के लिए, और गोल्ड कॉइन्स यहाँ से इशू करते हैं, जिसे पगोड़ा कहा जाता था, और यहीं पे गोल्डरिया किला भी बनाते हैं। कोराइकल से भी ये वस्त्र का ये सारा कोरोमंडल कोस्ट है। ये पूछा जाए कि पुलिकट कहाँ है भाई, किस तट पे? तो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये मालाबार कोस्ट, मालाबार तट, पश्चिमी तट मालाबार तट, पूर्वी तट कोरोमंडल तट। ध्यान रखिएगा, कराइकल से भी ये वस्त्र का व्यापार करते थे। सिलोन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, यही सिलोन मैंने बताया। सिलोन पे 1658 में पुर्तगालियों से जीत लिया था, यानी श्रीलंका को जीत लिया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये बंगाल,
बंगाल से देखिए, बंगाल में इनके दो सेंटर थे, कासिम बाजार, यहां इन्होंने एक रेशम चक्री लगाई थी। चक्री का मतलब रेशम का कारखाना, ठीक है, कासिम बाजार में। तो पूछा जा सकता है कि इन्होंने बंगाल में रेशम चक्री कहां पे लगाई या रेशम का कारखाना कहां पे लगाया, तो कासिम बाजार में, ठीक है। या यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने रेशम का कारखाना कहां पे लगाया था, तो बंगाल में। और चिंसूरा, चिंसूरा से ये क्या क्या व्यापार करते थे, तो रेशमी वस्त्र, शोरा और अफीम। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, देखिए मसूलीपट्टनम से ये नील का व्यापार करते थे, ध्यान दीजिएगा। जहां बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी, और मसूलीपट्टनम जो कि आंध्रा में है और कोरोमंडल तट पे है, यहां से ये नील का व्यापार करते थे भारत से, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। उड़ीसा में बालासोर, यहां से ये वस्त्र का व्यापार कर रहे थे। देखिए ये बालासोर यहां बना लीजिए आप, ये उड़ीसा में, यहां पे देखिए मैंने छोड़ दिया है, यहां पे बना लीजिए, ये बालासोर उड़ीसा। तो यहां से ये व्यापार कर रहे थे बालासोर से वस्त्र का, ठीक है। पटना में भी इनका सेंटर था। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि बंगाल का जो भी व्यापार था उसका कंट्रोल ये डायरेक्ट नीदरलैंड से करते थे। बंगाल के व्यापार का कंट्रोल ये नीदरलैंड से करते थे, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात है। देखिए जकार्ता जब उन्होंने जीता, ये जकार्ता इंडोनेशिया में, तो यहां उन्होंने वेटेविया शहर बसाया। बार बार मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेविया पर ध्यान दीजिएगा। जकार्ता जीतने के बाद वहां पर उन्होंने कौन सा शहर बसाया, डचों ने, तो वेटेविया बसाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वेटेविया से भारत के व्यापार को नियंत्रित करते थे। लेकिन भारत के व्यापार में अगर बंगाल की बात आ जाए तो बंगाल का नियंत्रण, बंगाल के व्यापार का नियंत्रण नीदरलैंड से डायरेक्ट होता था। तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल का व्यापार कहां से नियंत्रित होता था, सवाल पूछा जाए तो नीदरलैंड से डायरेक्ट। लेकिन भारत के अन्य भागों से जो व्यापार करते थे डच, उसका कंट्रोल कहां से होता था, तो इंडोनेशिया से होता था, जकार्ता से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पटना में भी इनका सेंटर रहा, बिहार में। सूरत जो कि गुजरात में है, देखिए यहां से सूती वस्त्र का ये व्यापार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा मुनाफा वाला क्षेत्र यही था, सबसे ज्यादा मुनाफा वाला क्षेत्र यही था। कोचीन भी इन्होंने जीता था पुर्तगालियों से। डचों और कालीकट के शासक ने 1663 में पुर्तगालियों को यहां मात दी थी, कोचीन में। और कोचीन कहां पे है, ये है, देखिएगा, मालाबार तट, मसूलीपट्टनम कोरोमंडल तट, मद्रास कोरोमंडल तट, पुलिकट कोरोमंडल तट, कराईकल कोरोमंडल तट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम मुनाफा वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरत अधिकतम मुनाफा वाला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाल बनेगा कि डचों ने के व्यापारिक सेंटर्स जहां जहां भी रहे भारत में, उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा वाला क्षेत्र कौन सा था, तो सूरत, गुजरात में। अब यहां पर एक बात देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि भारत से ये वस्त्र, चाहे रेशमी वस्त्र हो, शोरा, अफीम, इन सब चीजों का व्यापार कर रहे हैं, नील का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों में और डचों में क्या डिफरेंस था। देखिए ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार और डचों के व्यापार में मुख्य अंतर अगर देखें तो पुर्तगाली जो थे वो भारत से मसाले ले जाते थे मुख्य तौर पे, और उन्होंने भारतीय मसालों को अपने देश में, पुर्तगाल में लोकप्रिय बनाया। लेकिन जहां तक डचों की बात है तो डच जो है भारत से मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करते थे, और इन्होंने कपड़ों के, भारतीय कपड़ों को, हाँ, इन्होंने नीदरलैंड में और यूरोप में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। तो भारत से अगर व्यापार का जहां तक सवाल है, पुर्तगालियों ने मसालों का किया और डचों ने भारत से वस्त्रों का किया, कपड़ों का। क्यों? क्योंकि डच जो है वो, उनका मेन फोकस मसाला आइलैंड पे था, और वो अब मसाला आइलैंड यानी कि इंडोनेशिया पर मसाला द्वीप, हाँ, स्पाइस आइलैंड, और वो अपने मसालों की पूर्ति इंडोनेशिया से ही कर लेते थे। इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया से मसालों की आपूर्ति की अपने यहाँ, और भारत से उन्होंने कपड़े का व्यापार किया। तो पुर्तगालियों में और डचों में भारतीय व्यापार के लिहाज से यही डिफरेंस है कि पुर्तगाली यहाँ से मुख्य तौर पे
भारत से मसालों का व्यापार करते थे, जबकि डच जो हैं इन्होंने भारत से कपड़ों का व्यापार किया। और जहां तक मसालों का सवाल है, स्पाइसेस का सवाल है, डच जो हैं मसालों का व्यापार इंडोनेशिया से करते थे और इस इंडोनेशिया को कहा क्या जाता है, मसाला द्वीप यानी कि स्पाइस आइलैंड। तो यहां तक बात हो गई। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि डच दूसरे थे, पहले पुर्तगाली थे और पुर्तगालियों को मात दे रहे हैं डच। अब डच जो हैं यहां इन जगहों पे इन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। भारत में जिन जिन सेंटर्स को बनाया हुआ है इन्होंने, ये मैंने दिखा दिया। अब देखिए अंत में क्या होगा कि डचों के बाद 1600 में अंग्रेज आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे कई दौर में कई लड़ाइयाँ होंगी छोटी छोटी, लेकिन अंग्रेजों के साथ जो एक निर्णायक लड़ाई होगी वो होगा बेदरा का युद्ध। बंगाल में बेदरा है, ठीक है, और कई लड़ाइयाँ होंगी। उन लड़ाइयों को देखिए, यहाँ हम नहीं देख सकते, आगे हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे और युद्धों को देखेंगे, वॉर्स को देखेंगे, तो आगे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। वार को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और अंग्रेजों को जब पढ़ेंगे वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अंग्रेज जो हैं आ चुके हैं कब, 1600 में। 1600 में जब अंग्रेज आ चुके हैं और ये 1859 की बात है, तो जब 1600 में जब अंग्रेज आ गए हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ गए हैं, तो ऑब्वियस है डचों का मुकाबला पुर्तगालियों से था, क्योंकि पुर्तगाली पहले आ गए थे। और उसके बाद डच आते हैं तो डचों का मुकाबला भी अंग्रेजों से होगा। और जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों से संघर्ष शुरू होगा डचों का और कई लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन निर्णायक लड़ाई जो होगी वो 1859 एडी में होती है अंग्रेजों के साथ, और वो निर्णायक लड़ाई है बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा कहाँ है, बंगाल में है, और इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। और इस तरह से जब डच यहाँ पर हार गए तो डचों को अब सिर्फ व्यापार करने का ही अधिकार दिया गया। हाँ, इनसे सैन्य अधिकार छीन लिए गए, राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। तो एक तरह से सिर्फ यह व्यापारी रह गए उस समय तक, ठीक है, व्यापारी रह गए। और बाद में 1795 में एक पेरिस की संधि होगी, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा इनके सारे सेंटर छीन लिए जाएंगे, एक तरह से सारे सेंटर छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ शर्तों के साथ सूरत को लौटाया जाएगा, सूरत को लौटाया जाएगा डचों को। समझ लीजिए फिर से, बेदरा का युद्ध जो निर्णायक युद्ध होगा अंग्रेजों के साथ 1859 एडी में, बंगाल में है बेदरा, इसमें अंग्रेज जो हैं ये डचों को हराएंगे और उसके बाद डचों के पास सिर्फ व्यापारिक अधिकार रह जाएगा और सैन्य अधिकार खत्म हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार खत्म हो जाएगा। आगे 1795 में, ये ऐसे कर लीजिए, 1795 में एक पेरिस की संधि होगी यूरोप में, ठीक है। इस पेरिस के संधि के तहत हाँ सारे सेंटर इनके छीन लिए जाएंगे डचों के, ठीक है, और सिर्फ कुछ शर्तों के साथ सूरत इनको वापस दिया जाएगा डचों को। लेकिन सूरत भी ये डच क्या करेंगे, ये डच सूरत को 1824 एडी में ये अंग्रेजों को दे देंगे। ये अंग्रेजों को, यहाँ पर आप अंग्रेज लिख लीजिए, अंग्रेजों को दे देंगे और ये वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों को दे देंगे 1824 में, ध्यान दीजिएगा, ये वापस चले जाएंगे नीदरलैंड और इस तरह से डच यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो डचों के का जो अंत है और उनका जो डाउनफॉल है उसका रीज़न यही बताया जाता है कि डच जो थे वो मुख्यतः वो उनका फोकस जो था भारत नहीं था, उनका फोकस इंडोनेशिया था, मसाला द्वीप। हाँ, भारत से ज़्यादा उन्होंने यहाँ ध्यान दिया, इसलिए भारत में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों के आ जाने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हुई भारत में, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो आधुनिक तकनीक और नेवी के मामले में, क्योंकि समुद्र पे ही यहाँ कब्जा करना था, इस मामले में वो डचों से ज़्यादा आगे रहे। दूसरा, उन्होंने डचों का कोई ऐसा राजनीतिक उनकी इच्छा भी नहीं थी। डच किसी राजनीतिक इच्छा से नहीं आए थे भारत या इंडोनेशिया, उनका मेन मकसद व्यापार था। हाँ, जबकि आप देखेंगे पुर्तगाली और अंग्रेज और बाद में फ्रांसीसी ये भी जो आते हैं तो इनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छाएं जो है वो छुपी हुई हैं और वो निकल के बाहर आएंगी। वो भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक टिकने की कोशिश करेंगे। लेकिन डच जो हैं इनको ना राजनीति में इंटरेस्ट था,
ना किसी और चीज में इंटरेस्ट था। इनका इंटरेस्ट बस व्यापार में था और धीरे धीरे, और इनका फोकस मेनली जो था ये इंडोनेशियन आइलैंड था, इंडोनेशिया था, मसाला द्वीप, इसलिए भारत पे इनका फोकस कम रहा और इस तरह से भारत में इनकी शक्ति क्षीण हो गई और ये वापस चले गए भारत से। अगर इनकी कोई राजनीतिक इच्छा होती, हो सकता है, हाँ, कोई धार्मिक इच्छा भी तो इनका जैसे कि पुर्तगालियों का था, उनका धर्म का प्रचार भी था, उनका एक मकसद पुर्तगालियों का कि भारत में आकर वो अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। डचों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। डच सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने व्यापारिक मकसद को पूरा किया। और जब ऐसा लगा कि उनका जो व्यापारिक जो कार्य है वो अपने मकाम तक लगभग पहुंच चुका है, तो चुपचाप भारत से चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने डचों के आगमन को भी देख लिया और अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में भारत में ब्रिटिशर्स का आना, भारत में अंग्रेजों के आगमन को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो अभी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.